हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है और बीएससी में हमारी फिजिक्स चल रही थी, तो फिजिक्स की ये नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि नया बैच हमने स्टार्ट किया था तो उसकी ये तीसरी वीडियो है। यूनिट 1 चल रही थी तो उसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं इस वीडियो में। देखिएगा आज का जो टॉपिक है इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 2 नियम कराऊँगा और दोनों में से एक आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। कौन कौन से नियम हैं? एक है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और एक है सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम। और ये दोनों के दोनों नियम एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, इसलिए हम बहुत ही प्यार से एक को समझ लेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएगा, राइट। इसमें हम बहुत अच्छा एक डेरिवेशन भी करेंगे, बिल्कुल प्यार से समझते हैं, फिर उसके बाद में उस डेरिवेशन को भी करेंगे, राइट। चलिए, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, इंग्लिश में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के योग यानी कि वेक्टर एडिशन, त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये नियम क्या कहता है इसको पहले समझते हैं। जैसे कि मेरे पास में एक त्रिभुज है, ये दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि मेरे पास में एक इस तरीके के त्रिभुज है, एक आपका इस तरीके का त्रिभुज है। ये नियम कहता है, ये मैं आपको दे रहा हूँ पी क्यू आर, ये एक्स वाई जेड, ये 2 त्रिभुज हैं। ये सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहता है यदि 2 सदिश हैं मेरे पास में, मान लीजिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, 2 सदिश हैं, हमको इनका परिणामी सदिश चाहिए, परिमाण नहीं, परिणामी सदिश। क्या पूछ रहे हैं हम? परिणामी सदिश। परिणामी सदिश अलग होता है और एक परिणाम यानी कि परिमाण, ये चीज़ अलग होती है। परिणामी सदिश अलग और परिमाण अलग होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक। चलिएगा, पहले हम परिणामी सदिश की बात करें। यदि 2 सदिश हैं तो इनका हमको परिणामी सदिश चाहिए, तो परिणामी सदिश निकालने के लिए ये नियम दिया गया है। तो ये नियम किस तरीके से दिया गया है कि यदि 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो इन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा या व्यक्त किया जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास में ये आपका त्रिभुज है, तो यदि इन दोनों सदिशों को मैं त्रिभुज की किन्हीं भी 2 क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित कर दूं, यानी कि एक सदिश को मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ ए, और इसकी दूसरी क्रमागत भुजा कौन सी? ये है, ठीक, ये बी वेक्टर। मतलब ये कि किन्हीं 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दूं तो इन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की बची हुई भुजा यानी कि तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। ये आपका क्या बन गया? परिणामी सदिश बन गया। क्या? परिणामी सदिश। कौन से सदिश का? इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश। तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बराबर, इनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक। तो इन 2 सदिशों को हम परिणामी सदिश समझ में आ गया कि इनका योग जो होता है उसको परिणामी सदिश बोलेंगे। तो वो जोड़ा कैसे जाता है? वो इस तरीके से जोड़ा जाता है। समझ में आ गया? एक और चीज़, थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो परिभाषा को, कि किन्हीं 2 सदिशों को परिमाण व दिशा में, क्या बोला है? मैं 2 वर्ड और जोड़ दिए, परिमाण व दिशा। किन्हीं 2 सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं, एक और डायरेक्टली 2, ऐसा नहीं कि एक इससे और एक इससे कर दो, नहीं, किन्हीं भी 2 क्रमागत ले लो, ये ले लो, ये ए को मैं यहाँ से, ए को मैं इससे प्रदर्शित कर रहा हूँ इस तरीके से, और बी को मैं इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये, ठीक, ये बी का हो गया। तो ये परिणामी बनेगा, ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो किन्हीं 2 सदिशों को, या ऐसा समझो, यदि 2 सदिशों को परिमाण व दिशा में
किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित करें तो इन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। सिंपल सा समझ में आ गया फंडा क्या है कि भैया दो सदिश हैं, इनको यदि मैं किसी भी त्रिभुज की, जैसे मेरे पास में ये त्रिभुज बना हुआ है, कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं से मैं प्रदर्शित कर दूं कि एक भुजा ये ए वेक्टर को दे रहा हूं, इसकी दूसरी भुजा को मैं बी वेक्टर को दे रहा हूं, तो ये जो तीसरी भुजा जो बचेगी, ये वाली जो तीसरी भुजा बचेगी, ये क्या है, ये आपका परिणामी सदिश होगा। कौन से वेक्टरों का? इन दोनों वेक्टरों का क्या होगा? ये परिणामी सदिश होगा। ये परिभाषा है, सिंपल सा समझ में आ गया परिभाषा। यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो इन सदिशों का परिणामी सदिश परिमाण व दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। परिमाण व दिशा में तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। काम खत्म। ठीक, चलिएगा, समझ में आ गया होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो देखिएगा, परिभाषा बनाने की कोशिश करो थोड़ा सा। यदि दो सदिशों को इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए या निरूपित करें तो क्या लिखेंगे? इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर, निरूपित करना मतलब रिप्रेजेंट, ठीक है, यानी कि उनको व्यक्त करना, निरूपित करना, दिखाना, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ माने कि दोनों, यानी कि दिशा, परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, डायरेक्शन यानी दिशा। If two vectors A and B are represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle, यदि दो वेक्टरों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी त्रिभुज की एक दो साइड से रिप्रेजेंट करें तब देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश, the resultant of these vector represented by the third side of triangle, third side of triangle, समझ में आ गया? ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो। if two vectors A and B are represented magnitude and direction, represented in magnitude and direction by टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसको बोथ को हटा सकते हो आप, ठीक है, आपकी इच्छा है बोथ को लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर represented by the third side of this triangle। क्लियर है? तो मतलब समझ में आ गया होगा। यदि दो, इतना अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, अब इसमें एक डेरिवेशन करते हैं हम। डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डेरिवेशन करेंगे हम, एक बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है। वो क्या डेरिवेशन है उसको समझते हैं हम। इन सदिशों का जो निकाला है ना आपने, ये परिणामी सदिश का परिमाण निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? परिणामी सदिश ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। परिणामी सदिश का परिमाण, परिमाण यानी कि क्या है?
मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लिख दीजिए, रिजल्टेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपने देखिए अभी क्या देखा था आपने, अभी ये सीखा कि हमारे पास में यदि कोई त्रिभुज होती है, यदि हमारे पास में कोई भी एक त्रिभुज है, तो अभी आपने क्या सीखा था कि यदि त्रिभुज है तो इस त्रिभुज की किसी भी भुजा से, यानी दोनों भुजाओं से किन्हीं दो वेक्टरों को हम प्रदर्शित कर दें, तो इसकी जो तीसरी जो ये भुजा है, ये हमारे इन दोनों के किसको रिजल्टेंट दिखाएगी, यानी कि इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को दिखाती है। यानी कि ये वाली भुजा किसको दिखाती है, परिणामी सदिश को दिखाती है। हम इस तरीके से इनको जोड़ देते हैं। यही तो सीखा था आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये कह रहा है, ये हेडिंग क्या कह रही है, परिणामी सदिश का परिमाण निकालेंगे। ये जो परिणामी सदिश है, इसका आप क्या निकालोगे, परिमाण क्या होगा। ये निकालने के लिए एक बहुत बड़ा डेरिवेशन करना पड़ता है, उसको सीखेंगे, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, माना हमारे पास में ये क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरीके से एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। ये त्रिभुज बन गया, ठीक। ये त्रिभुज बन गया, जिसका नाम दे दे रहा हूँ मैं OMP, ठीक है, OMP, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास, माना हमारे पास दो वेक्टर हैं, कहाँ हम लिख दे रहे हैं, माना हमारे पास दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, ठीक, जिनको एक त्रिभुज OMP की दो भुजाओं OM व MP द्वारा व्यक्त किया है। देखिए हमारे पास में क्या है, माना हमारे पास दो सदिश हैं, ए वेक्टर व बी वेक्टर। हमारे पास दो सदिश हैं, ये रहे, ए वेक्टर व बी वेक्टर। अब हमने क्या किया कि ए वेक्टर को तो इससे, यानी कि ये देखिए, ये बोला है ना, जिनको त्रिभुज OMP की दो भुजाओं OM व MP द्वारा व्यक्त किया है। इन दोनों सदिशों को इस त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा, यानी एक को तो इससे व्यक्त कर दिया, दूसरी को इससे व्यक्त कर दिया, ठीक। समझ में आ गया बात। तो त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा, व्यक्त किया है तो ये वाला, ये तो आप जान ही रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा R, ठीक है, R वेक्टर। अब इसी वेक्टर का आपको परिमाण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आपकी। अब इस वेक्टर का आपको परिमाण निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए, यहीं पे हमारे इतनी थ्योरी लिखनी है, इसके बाद में हम लिखेंगे, ठीक है। व्यक्त किया है, इतनी थ्योरी लिख दी आपने, इसके बाद में क्या लिखोगे, OM को थोड़ा आगे तथा P से एक लंब डालते हैं। क्या करते हैं, OM ऐसे लिख दीजिए, भुजा OM को आगे बढ़ाकर P से लंब खींचते हैं। क्या करेंगे हम, देखिएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया इस तरीके से, ठीक, और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया, ये लंब डाल दिया। तो यहाँ पे OMP और ये हमने मान लिया N बिंदु। क्या मान लिया, N बिंदु मान लिया। अब क्या हो जाएगा, तब हमने और मान ले रहे हैं, माना यहीं पे मान ले रहे हैं, थोड़ा सा 3 हिस्से बना ले रहे हैं इसके बोर्ड के, ताकि हमारा हो जाए। माना देखिए,
ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण माना ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच कोण थीटा तथा थीटा है तथा ए वेक्टर व आर वेक्टर के बीच कोण अल्फा है। तब अब प्रोसेस होगा पूरा। हमने थ्योरी लिख दी, क्या लिख दी, माना हमारे पास में दो वेक्टर हैं ए और बी, जिनको एक त्रिभुज ओ एम पी के एक भुजा द्वारा ओ एम तथा दूसरे को एम पी द्वारा दर्शाया गया है, निरूपित किया गया, व्यक्त किया गया है। अब हमने क्या माना, ओ एम भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाकर पी से एक लंब डाल दिया, ये एन बन गया। और अब क्या किया हमने, ए और बी के बीच में हमने कोण क्या मान लिया, ये देखिए ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा, और ए और आर के बीच का कोण क्या है, अल्फा। ध्यान से समझ लेना, ए और बी के बीच का कोण यहाँ पे मत बना देना। देखिएगा, जैसे कि एक वेक्टर इस तरीके से पड़ा हुआ है तो इसकी क्रिया रेखा ये है, ठीक, ये इसकी क्रिया रेखा है, ठीक। और दूसरा वेक्टर इस तरीके से पड़ा हुआ है, यानी कि ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर इस तरीके से पड़ा हुआ है तो इसकी क्रिया रेखा ये है। ये दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, ये हो गया थीटा। समझ में आ गई बात। ऐसी एक की क्रिया रेखा ये है ए, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या बना हुआ था, आर वेक्टर इस तरीके से बना हुआ है, तो इसकी क्रिया रेखा क्या होगी, ये इस तरीके से होगी, तो इनके बीच में कोण क्या होगा, ये अल्फा। समझ में आ गया कि इस ए वेक्टर की क्रिया रेखा यूँ और इसकी यूँ, तो इनके बीच में कोण ये वाला होगा, ना कि इसके अंदर ना ही यहाँ पर। समझ में आ गई बात। बीएससी में हो इतना तो समझ ही रहे होंगे, बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट जरूर करना, बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। ये आ गया यहाँ तक। अब लेंगे हम सबसे पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ एन पी से क्या, कौन सा को लगा रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमने सूत्र लगा दिया। एक त्रिभुज में होता है ना, ये देखिएगा यहाँ से, ये इस तरीके की कोई त्रिभुज होती है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वही चीज़। तो अब यहाँ पर ओ एन पी, तो आधार क्या, कर्ण क्या है, पहले तो कर्ण देख लो, कर्ण है ओ पी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, ओ एम नहीं, ओ एन का स्क्वायर प्लस, देखिए आधार है ओ एम नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिभुज की बात करें, ये तो यहाँ से यहाँ तक का ये बना आधार, यहाँ से यहाँ तक आधार, ये बना लंब क्या बना, एन पी का स्क्वायर, ठीक। अब आपको देखिएगा, इसको समीकरण एक यहीं पे कह दीजिए, नहीं थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं इसको, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एन को कितने भागों में तोड़ा गया है, ओ एन यानी कि ओ एम प्लस एम एन, ठीक है। तो क्या है, ओ एम प्लस एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ एन, ये जो ओ एन था, ओ एन इसकी वैल्यू रख दी हमने ओ एम प्लस एम एन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको, ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप अच्छी तरह और भली भांति इस चीज़ से परिचित हो कि ओ एम का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एम एन का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ओ एम प्लस एम एन प्लस ये एन पी का होल स्क्वायर। इसको समीकरण एक कह दीजिए, ठीक। ये समीकरण एक हो जाएगी आपकी, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये इस तरीके से है, ठीक है। चलिए ये वाला जो ओ है यहाँ पे लिखिए, ठीक, समझ में आ गई। ये एन पी का स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको, देखिए किस किस चीज़ की वैल्यू है आपके पास में। आपके पास में ओ पी की ये वैल्यू है, ये आ गई। ओ एम की वैल्यू ए है, ये आ गई। एक तो एम एन की वैल्यू नहीं पता,
एम एन की वैल्यू नहीं पता, ओ एम की पता है, इस एम एन की नहीं पता, और एक एन पी की नहीं पता। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू किस चीज़ में आ रही है, एम एन पी। ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो काम खत्म हो जाएगा, एम एन पी से। इसमें भी वही चीज़ लगाओ जो पहले लगाई है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, एम एन, एम पी। कर्ण क्या है, एम पी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। अब इसमें भी बड़ी समस्या आन पड़ी। क्या समस्या आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या आ रही है। इसमें समस्या ये आ रही है कि इस एम पी का स्क्वायर बराबर एम एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमको तो इन दोनों की वैल्यू ही अलग अलग चाहिए थी। तो फिर अब कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एन पी की वैल्यू पहले निकाल लो। तो एन पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हम एन पी की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम पी का स्क्वायर माइनस एम एन का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और चलते हैं। अब हमारा मोटिव क्या है, एन पी की वैल्यू निकल आई, एन पी की निकल आई। अब मोटिव है हमारा एम एन की वैल्यू निकालने का। तो एम एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आधार है, ये कर्ण आपको दे रखा है। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, देखो जरा, लाल बट्टे कक्का। आधार और कर्ण कॉस थीटा में आते हैं, तो आप लगाएंगे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस थीटा। आधार क्या है, एम एन है, कर्ण क्या है आपका एम पी। तो यहाँ से हमारा एम एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन बराबर हो जाएगा एम पी कॉस थीटा। ये आ गया, ये समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्लियर। अब समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आप सारी पुट करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा, ठीक है। कैसे, देखिए, एम एन की वैल्यू एम एन की वैल्यू ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका एन पी की वैल्यू ये वाली वैल्यू है। तो आपको देखो वैसे भी दिखाई दे रहा है, यदि मैं एन पी की वैल्यू यहाँ पे ये वाली रख दूंगा तो एम एन स्क्वायर से एम एन ये कट जाएगा, तो सीधे यही चीज़ बचेगी। तो पहले यही काम कर लो ना, तो यहाँ पे कर देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 से चलो, क्या करेंगे हम, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो पहले, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर प्लस 2 ओ एम एन प्लस एन पी का स्क्वायर है, और एन पी के स्क्वायर की जगह पे एम पी का स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे एम पी का स्क्वायर माइनस एन, और ये एम पी का स्क्वायर और एम एन का स्क्वायर माइनस एम एन का स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा, देखो ये एक ही लाइन है, इस तरीके से ये एक ही लाइन है लंबी, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर प्लस 2 ओ एम एन, ये वाला एक ही लाइन थी। यहाँ पर आपकी ये दोनों वैल्यू रख गई, तो आपको दिखाई दे रहा है एम एन के स्क्वायर से ये एम एन का स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, ओ पी का स्क्वायर बराबर ये बचा आपका ओ एम का स्क्वायर प्लस 2 ओ एम एन, और ये बचा प्लस एम पी का स्क्वायर। मीटर गया था, थोड़ा सा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, ये एम पी था। चलिए इनकी वैल्यू रखिए, ओ पी क्या है, ओ पी आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर। तो मतलब क्या है, ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये तो सीधे सीधे अब परिमाण लेंगे ना, क्योंकि ये परिमाण व दिशा में लिख रहे थे हम इनको। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर। और वैसे भी आपको पता है ओ पी का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, ये
आर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है यदि बी वेक्टर का मॉड लिखा हुआ है, मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि मॉड ऑफ बी वेक्टर यानी कि नॉर्मली बी। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ओ पी का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर बराबर ओ एम यानी कि ए है, तो ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 2 ओ एम यानी कि ए ओ एम एन की वैल्यू कहाँ है, ये रही, अभी वही बताई थी मैंने। देखो एम एन एम पी कॉस थीटा था, एम पी की मैंने वैल्यू रख दी। एम पी की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर है, यानी कि बी वेक्टर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बी कॉस थीटा लिख दूंगा, क्योंकि परिमाण में ले रहा हूँ ना मैं। देखिए आप कहोगे सर आपने बी वेक्टर कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, आप उतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम परिमाण ले रहे हैं इसलिए हमने बी कॉस थीटा लगाया। एम एन की वैल्यू कितनी है, एम एन, हाँ ये एम एन की वैल्यू रख दी हमने, प्लस एम पी की वैल्यू कहाँ है, ये रही बी, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन गया आर बराबर अंडर रूट में आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिख दीजिए। ये आपका रिजल्टेंट बन गया। तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला आ गया डिस्क्राइब होकर, ठीक है। अब यहाँ से आपका इसका पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे मैं इसका इनके बीच का कोण भी निकालना बताता हूँ। चलिए ठीक, जल्दी से करिए, रिजल्टेंट और इस ए वेक्टर के बीच का कोण, ठीक है, जल्दी से कील लीजिए। इस थ्योरी को मिटा देगा मैं, यहीं पे आ जाएगा। इसके बीच के एंगल निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर tan अल्फा, ये अल्फा निकालेंगे, अल्फा लंब बटे आधार, लंब क्या है एन पी, आधार क्या है ओ एन, यानी कि एन पी अपॉन ओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ एम प्लस एम एन, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एन पी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कहाँ है, एन पी की वैल्यू नहीं निकली है, एन पी की वैल्यू नहीं निकली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप। ये कैसे निकल जाएगी, एन पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, चलो पहले इतना करिए फिर मैं यहाँ पर और बताता हूँ। चलिए, तो अभी आपने एक चीज़ तो निकाल ली, इसकी रिजल्टेंट कितना आया था, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अभी एक चीज़ और सीखी थी कि यहाँ से आपने एम एन निकाला था, एम एन कितना आया था, बी कॉस थीटा, ठीक है, बी वेक्टर कॉस थीटा, या आप सीधे वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में परिमाण लिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से हमको ये तो पता चल गया रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी इस रिजल्टेंट का हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया, क्योंकि ये सदिश है, और सदिश में क्या चीज़ होती हैं, सदिश में हमारा दो चीज़ पाई जाती हैं, क्या, परिमाण प्लस दिशा। अब यहाँ से दिशा कैसे निकलेगी, तो ये अब रिजल्टेंट की हमको डायरेक्शन चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, इस आर वेक्टर की डायरेक्शन मधी की, ये वाला जो वेक्टर है आर, ये इस ए पर कितना झुका हुआ है, अल्फा एंगल, तो इस अल्फा एंगल निकाल देंगे। तो अल्फा एंगल कैसे निकल जाएगा, tan अल्फा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब क्या है एन पी बट्टे आधार क्या है ओ एन, यानी कि tan अल्फा बराबर एन पी ओ एन की वैल्यू क्या थी, ओ एम प्लस एम एन। चलिए एन पी, अब एन पी की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन ओ एम की वैल्यू पता है, क्या है ए प्लस ए वेक्टर नहीं ए, क्योंकि परिमाण लिखना है हमको, ठीक है। एम एन की वैल्यू आपको पता थी, एम एन की वैल्यू कितनी थी, एम एन की वैल्यू बी कॉस थीटा, ठीक है, इससे पहले आई थी ना,
बी कॉस थीटा। अब बचा क्या, बचा ये, अब बचा आपका क्या बचा, एन पी बचा है। एन पी कहाँ से निकल जाएगा, एन पी निकल जाएगा त्रिभुज एम एन पी से। क्या है, एन पी क्या है, लंब है, कर्ण आपको पता है, तो एल ए एल बट्टे लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण किस में आता है, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, लंब क्या है एन पी बट्टे कर्ण क्या है एम पी, तो एन पी बराबर क्या हो जाएगा एम पी साइन थीटा, एम पी साइन थीटा, एम पी की वैल्यू क्या है बी है, बी वेक्टर साइन थीटा, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बी साइन थीटा। वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हम, तो अल्फा, हमको तो डायरेक्शन चाहिए, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका। समझ में आ गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर है बात, नहीं क्लियर, चलिए आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, वरना बीच में छोड़ दिया जाएगा यार। आपके लिए हम छुट्टी लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए बाकी बाय बाय, जय हिंद।